मेरे दोस्त की जवान बीवी मेरे सामने लेटी हुई थी और मैं उसका हलाला करने वाला था। मैं उस पर आशिक हो गया। उसका गोरा बदन में पूरी रात नोचता रहा और जब सुबह हुई तो उसने जल्दी से गुस्ल किया और जाने लगी, मगर मैंने उसका हाथ पकड़कर उसको फिर से बेड पर लिटा लिया और फिर मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मेरी निगाहें खुद ब खुद गजल पर जम गई। वो मेरे सामने दुल्हन बनकर बैठी हुई थी, सादा सी दुल्हन जिसने कमीज शलवार पर सुर्ख दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसके हाथ पांव कांप रहे थे, नजरें झुकाए वो बे इंतहा परेशान नजर आ रही थी। उसके चेहरे पर नजर पड़ते ही मैं जैसे सारी बातें भूल गया। धीरे धीरे कदम उठाते मैं उसके करीब गया, थोड़ी सी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर किया तो दो आंसू बहाकर मेरे हाथों में गिर गए। मैं फौरन ही परेशान हुआ। गजल क्यों रो रही हो? सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर भरोसा रखो। मेरी बात सुनकर वो एकदम ही फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, अब तो मुझे अपनी जात पर भी भरोसा नहीं है। मैंने आहिस्तगी से उसे अपने करीब किया और सीने से लगा लिया और फिर अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए। उस लम्हे मुझे एहसास हुआ कि वो बुखार की शिद्दत से तप रही थी। उसके हाथ बेइंतहा गर्म हो रहे थे। मैंने आहिस्तगी से उसे समझाया, गजल इस तरह तो तुम बीमार हो जाओगी। बस एक रात की बात है, कल फिर अली तुम्हारा होगा और तुम उसकी, और फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस आज की रात को एक भयानक ख्वाब समझकर गुजार लो। मुझे वो लड़की बहुत ही मासूम और प्यारी लग रही थी और उसकी आंखों से गिरते आंसू मुझे तकलीफ भी दे रहे थे। मैं नहीं चाहता था कि वो जबरदस्ती मेरे करीब आए। मैं उसे अपनी मोहब्बत की आंच से पिघलाना चाहता था। मेरी बात सुनकर उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और कहने लगी कि आज की रात के बाद सब कुछ वाकई ही ठीक हो जाएगा। मैंने फौरन हाँ में सर हिलाया और कहा कि सब कुछ वाकई ही ठीक हो जाएगा, तुम परेशान ना हो। बस आज की रात तुम सब कुछ भूल कर मेरी हो जाओ ताकि वो मकसद पूरा हो सके जिसके लिए हम दोनों का निकाह करवाया है। और फिर मैंने अपने लबों को दोबारा उसके माथे पर रखते हुए उसे अपने करीब कर लिया। वो एकदम ही चौंक कर मेरा चेहरा देखने लगी, जैसे मेरा लम्स उससे नागवार गुजरा हो। उसकी आंखों में भी नागवारी की लहर मुझे साफ नजर आती थी, लेकिन मैंने उससे नागवारियत को नजरअंदाज करते हुए उसके दुपट्टे को उसके सर से अलग करके एक तरफ रख दिया था और फिर उसकी शर्ट के पिछले हिस्से में लगी जिप को मैंने धीरे से खोला था। वो सिमटने लगी थी और मुझे उसकी सदा पर बेसाख्ता प्यार आया था। मेरी नजरें बार बार उसके वजूद पर बहक रही थी। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें और दूधिया रंगत की वो लड़की अपनी गुलाबी लबों के साथ मेरे दिल के चैन को चुरा गई थी। वो बार बार अपनी दांतों से अपने होंठों को कतरती, अपनी उंगलियों को बाहम फंसाए बेइंतहा परेशान लग रही थी। मैंने धीरे से अपनी उंगलियों से उसके लबों को छेड़ा था। क्या कर रही हो? तुम्हारे होंठ कट जाएंगे। मेरा लहजा खुमार आलूद हुआ था। उसने फौरन अपने होंठों को कतरना छोड़ दिया था और फिर मैंने धीरे से खुद उसके लबों को अपने लबों से जकड़ लिया था। मेरी इस हरकत पर तो वो बिल्कुल ही घबरा कर पीछे की जानब खिसकी थी और मैंने तेजी से अपने हाथ को उसकी कमर के गिर्द कस लिया था और खींचकर उसे अपने जानब किया था। दूसरे हाथ से उसके सर को जगड़ते उसके चेहरे को अपने चेहरे के करीब कर लिया था। कुछ धीमी धीमी सांसें मैंने उसके चेहरे पर छोड़ी थी। मैं उसे आज की रात उसके माजी को भूलने पर मजबूर करना चाहता था। मैं चाहता था कि हम दोनों के दरमियान जो मिलन हो वो बिना किसी मजबूरी के हो। वो खुद ब खुद मेरी झोली में अपनी मोहब्बत समेत आ गिरे और मैं उसके वजूद को पूरी तरह से समेट लूं। कुछ देर तक तो वो मेरी बाहों में कसमस आती रही और परेशान भी रही, लेकिन फिर धीरे धीरे मैंने अपनी नरमी से उसके वजूद को पूरी तरह अपने काबू में किया और अपनी मोहब्बत उस पर लुटाने लगा। आहिस्ता आहिस्ता वो भी बेकाबू होने लगी थी। उसने खुद अपने हाथों से मेरे वजूद को पकड़ा था, मेरी मोहब्बत के बदले में मोहब्बत लुटाई थी। उसकी गर्म गर्म सांसें मुझे पूरी तरह नढाल कर रही थी। मैं भी जवान लड़का था, मेरे अंदर भी मर्दानगी कूट कूट कर भरी हुई थी। फिर भला मैं उसकी मोहब्बत के नशे में ना डूबता? शायद अंधेरी रात की लम्हों में वो मुझे अली समझ बैठी थी और मुझ पर अपनी मोहब्बत लुटाने लगी थी। कभी मेरी कमर को अपने नाखून से नोचती तो कभी मेरे सीने पर अपने लब रख देती। उसकी मोहब्बत में इतनी गरमाइश थी कि मेरा सारा वजूद दहकने लगा था। गजल जैसी हसीन लड़की खुद ब खुद मेरी जिंदगी में आ गई थी। ये मेरे लिए किसी ख्वाब जैसा ही तो था। थोड़ी ही देर में मैं उसे पूरी तरह बेलिबास कर चुका था। सख्त सर्दी में ब्लैंकेट के अंदर हम दो जिस्म एक जान बन चुके थे और वो पूरी तरह मुझ में ही समा गई थी। ये शायद मेरी खुशकिस्मती थी, वरना मुझ ऐसे
बदसूरत इंसान को तो आम सी औरत भी मुड़कर नहीं देखती थी, कहाँ गजल एक 18 साल की खूबसूरत जवान लड़की। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अली की एक गलती की वजह से हुआ था। अली की गलती ने मुझे जिंदगी भर की सबसे बड़ी खुशी से नवाज दिया था। पूरे कमरे में गजल की आहें गूंज रही थी और मैं जज्बात में बेकाबू उस पर हावी होता चला जा रहा था। उसने अपना वजूद मेरे हवाले कर दिया था और मैंने पूरी तरह से उसका हक अदा किया था, एक लम्हा भी जाया नहीं होने दिया था। मेरी मर्दानगी ने गजल को पूरी तरह से जीत लिया था। रात की इस पहरवाली को पूरी तरह भुलाकर बस मेरी हो चुकी थी और यही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। अली मेरा जिगरी यार था। हम दोनों हमेशा से ही साथ रहे थे, एक साथ ही खेलकर बड़े होने वाले थे। हम दो दोस्त जिन्हें सब दो जिस्म एक जान कहा करते थे। हम दोनों ही अमीर घरानों से ताल्लुक रखते थे। ना मेरे पास किसी चीज की कोई कमी थी, ना अली के पास। अलबत्ता हम में एक चीज मुख्तलिफ थी और वो रंग व रूप था। अली इंतहाई खुश शक्ल और खूबसूरत जवान लड़का था, जबकि मैं सादी रंगत का एक आम सी सूरत का लड़का था, जो अली के आगे बस सूरत ही मालूम होता था। और यही वजह थी कि कभी किसी लड़की ने मुझ पर तवज्जो ना दी थी। हमारी क्लास में भी जो लड़कियां पढ़ती थी वो सब खुद ब खुद अली पर मर मिटती। हम दोनों जहां भी जाते देखने वालों की निगाहें अली पर ही मरकूज हो जाती थी और मुझे यह एहसास से कमतरी सताने लगती कि मेरी जिंदगी में भी कोई मोहब्बत करने वाली लड़की नहीं आएगी। क्या कोई ऐसी लड़की जो मेरी बदसूरती को नजरअंदाज करके मेरी मोहब्बत को सराहे और पूरी तरह मेरी हो जाए। कभी कभी तो मुझे अली को देखकर और भी ज्यादा इस बात का एहसास सताता और फिर यह एहसास उस वक्त बढ़ा जब अली की जिंदगी में गजल आ गई। दरअसल गजल अली की नहीं बल्कि मेरी पहली पसंद थी। उसे पहली बार देखते ही मैं अपना दिल हार बैठा था, लेकिन एक बार फिर मेरी बदसूरती ही आड़े आई थी और अली अपनी खूबसूरती की वजह से जीत गया था। गजल की मोहब्बत उसकी झोली में आ गिरी थी और मैं बस चुप कर गया था। वो हमारी एक दोस्त की बहन थी। हमारा वो दोस्त गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। हम दोनों ही उससे मिलने के लिए उसके घर जाया करते थे और वहीं हमारी नजरों में गजल आई थी। इंतहाई सादा और खूबसूरत सी वो लड़की दिखने में कोई मोम की गुड़िया मालूम होती थी। मैं पहले ही नजर में उसकी लड़की पर अपना दिल हार बैठा था। गजल को देखते ही मुझे ये यकीन हो चला था कि यही लड़की मेरी हमसफर बनने के काबिल है। उस वक्त मैं सिर्फ 23 साल का था और मुझे लगता था जैसे गजल मेरे लिए ही बनी हो। मॉम की वो गुड़िया बहुत ही प्यारी थी, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी अली बाजी ले गया, क्योंकि गजल की नजरों ने मेरी बच्चा अली को चुना था। हम जब पहली बार गजल के घर गए थे और उसने दरवाजा खोला था तो वो पूरी तरह अली को देखकर खो सी गई थी, यहाँ तक कि उसने अली के आगे चुटकी बजाई थी और उसे होश आया था। अली के होते हुए गजल की एक नजर भी मुझ पर ना गई थी, जबकि मैं बस उसे देखता ही रह गया था। फिर हम जाकर उनके ड्राइंग रूम में बैठ के अली आस्तिकी से मुझे कहने लगा कि अजीब लड़की है, दरवाजे पर ही स्टैचू बन गई थी, लगता है दिल भी मुझ पर आ गया है। अली की ये बात मुझे बहुत नागवार गुजरी थी, क्योंकि मैं तो पहली ही नजर में उस पर अपना दिल हार बैठा था और मैं नहीं चाहता था कि अली की नजर उस पर पड़े। इसलिए मैंने आस्तिकी से कहा, मासूम और सीधी सादी लग रही है, फिर दोस्त की बहन है, खबरदार जो दिल लगी के बारे में सोचा, क्योंकि मुझे मालूम था कि अली को दिल लगी करने की आदत थी। वो आस्तिकी से कहने लगा, नहीं मुझे भी मालूम है, दोस्त की बहन है तो फिक्र ना कर, वैसे भी दिल लगी के लिए हसीनाओं की कमी थोड़ी है। अली ने एक आंख दुबाई थी और मैं मुस्कुरा कर रह गया था। बाकी हमारी दौलत की वजह से हमारे इर्द गिर्द लड़कियों का एक हजूम था। अली तो जिस लड़की पर हाथ रखता वो उसके लिए दीवानी हो जाती थी, फिर भला उससे लड़कियों की क्या कमी थी। खैर उस वक्त हम दोनों अपने दोस्त की मदद करने के लिए आए थे। उसके पास कुछ किताबें नहीं थी, हम दोनों वही किताबें खरीद कर उसे देने के लिए आए थे। हमारे दोस्त का नाम अहमद था। उसने वो किताब ली और बहुत ही ज्यादा शुक्रगुजार हुआ। हम दोनों उसके घर से निकलने लगे तो बेख्तियार ही मैंने पलट कर देखा और मुझे गसल नजर आई। वो बावर्ची खाने के दरवाजे की ओर से झांकती हुई वो लड़की चोरी चुपके से हम दोनों को ही देख रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि उसकी नजरें मुझ पर थी या फिर अली पर, लेकिन दिल ने गवाही दी थी कि उसने यकीनन अली को ही देखना होगा। मुझे भला कोई क्यों देख सकता था, और ये ख्याल आते ही मेरा दिल पूरी तरह से डूब चुका था। मैं पूरी तरह गजल के बारे में सोचने लगा, जहाँ तक कि वापसी का सारा रास्ता भी मेरे जहन में बस गजल की खूबसूरती उसके तस्वुर के पर्दों में लहराती रही। फिर 2 दिन बाद ही दोबारा से हमें अपनी दोस्त की तरफ जाना पड़ा और तब गजल ने खुद ही अली से बातचीत शुरू कर दी। वो बहुत ही मासूम और प्यारी सी लड़की थी जो अली से उसके बारे में पूछ रही थी। अली पहले तो हैरान हुआ और फिर उसने ना सिर्फ गजल को अपने बारे में बताया, बल्कि बहाने बहाने से अपना नंबर भी गजल को पकड़ा दिया और कहा, पढ़ाई में कोई परेशानी हो तो आप मुझसे राब्ता कर सकती हैं।
हम तीनों में सबसे ज्यादा पढ़ाई में मैं ही स्मार्ट हूँ, अली ने सरासर झूठ बोला था और मैंने अपनी हंसी रोकी थी क्योंकि हम तीनों में सबसे ज्यादा ज़हीन और पढ़ाई में काबिल मैं था। वापसी में मैंने अली को टोका भी कि तुझे गजल को इस तरह अपना नंबर नहीं देना चाहिए था, अगर अहमद को पता चला तो वो नाराज होगा। मेरी बात सुनकर अली जोर से हंसा और कहने लगा, उसे कौन बताएगा, तू या फिर गजल। वो सवालिया नजरों से मुझे देखने लगा और मैं खामोश हो गया। और फिर अली ने गजल को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। गजल को कोई भी मसला होता वो अली को मैसेज करती, अली वो मैसेज मुझे भेजता, मैं उसके मसले को हल करता और आगे से अली खुद हीरो बनकर गजल को पढ़ाना शुरू हो जाता। कई बार मैंने अली को रोकना चाहा लेकिन वो ना माना। उसने गजल के साथ दिल लगी शुरू कर दी थी। वो उससे मोहब्बत भरी बातें करता और गजल भी उन बातों को मोहब्बत से ही देती थी। कभी कभी तो अली मुझसे कहता कि देख कैसे बेवकूफ बन गई है, कम उम्र है ना लेकिन हसीन बड़ी है, इतनी आसानी से तो इसे अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। इसी तरह 3 महीने गुजर गए और इन 3 महीनों में ना सिर्फ इस गजल को अली से मोहब्बत हो गई बल्कि अली भी उसको लेकर कुछ सीरियस हो गया। मैंने अली को रोकना चाहा क्योंकि मैं जानता था कि वो ज्यादा अरसे तक किसी भी रिश्ते को निभा नहीं सकता। पहले भी कितनी लड़कियों से चक्कर चलाकर उनको छोड़ दिया था और फिर अली की मामा के जहन से भी मैं वाकिफ था कि वो कभी गजल जैसी गरीब लड़की को अपनी बहू नहीं बना सकती थी। इसलिए मैं चाहता था कि वो गजल का दिल ना दुखाए क्योंकि अहमद की बहन थी और वाकई ही बहुत ही मासूम भी थी। लेकिन अली कहने लगा, इस बार मुझे सच में मोहब्बत हो गई है, तो मामा की फिक्र ना कर, उन्हें मैं मना लूंगा। अली की बात सुनकर मेरे दिल में ठेस उठी थी क्योंकि मेरे लिए गजल कुछ ज्यादा ही खास हो चुकी थी। मेरा दिल खुद ब खुद उसके लिए धड़कने लगा था। लेकिन मैं जब भी अपने आप को आईने में देखता तो मेरे सारे हौसले पुस्त पड़ जाते। गजल जैसी लड़की मुझे भला कहाँ अपना सकती थी, वो तो नजर भरकर भी मुझे ना देखती थी। इसलिए मैं खामोश हो गया। फिर 1 महीने बाद हमें पता चला कि गजल के घर वाले उसका रिश्ता तय कर रहे हैं और 2 महीने बाद उसका निकाह भी हो जाएगा क्योंकि बाहर मुल्क से गजल का कोई कजन आ रहा था और वो निकाह करके जाता और फिर गजल को अपने पास बुलाने का इंतजाम करता। इस बात ने न सिर्फ अली के होश उड़ाए थे बल्कि गजल ने तो रो रो कर खुद को बेहाल कर लिया था। वो बार बार अली को फोन करके खुदकुशी की धमकी दे रही थी। अली भी बहुत परेशान था और फिर अली ने वो कदम उठाया जिसका मैं तस्वुर भी नहीं कर सकता था। एक रात 4 बजे के करीब मेरे दरवाजे के चौकीदार ने मुझे फोन किया और कहने लगा कि बाहर अली साहब खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। मैं हैरान हो गया कि अली फोन किए बिना कैसे चला आया और फिर जब मैं बाहर निकला तो अली की गाड़ी में बैठी गजल को देखकर दंग रह गया। और मजीद क्यामत उस वक्त उठी जब अली ने बताया कि वो गजल को इसके घर से भगा कर लाया है और वो दोनों शादी करने जा रहे हैं। मैंने अली से कहा, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे घर वाले कभी गजल को कबूल नहीं करेंगे, कम से कम अपनी माँ से तो बात करते। और अहमद और उसके घर वालों के बारे में सोचा है? तुम दोनों की इस फैसले से उनकी इज्जत पर कैसा दाग लगेगा? क्या सोचकर तुम दोनों ने ये फैसला किया है? मेरा गुस्से से बुरा हाल हो चुका था क्योंकि मुझे अली के घर वालों का इल्म था। हम हाई सोसाइटी से ताल्लुक रखते थे जबकि गजल लोग मिडिल क्लास थे। अली कहने लगा, बस मैंने फैसला कर लिया है, तू हमारा साथ देगा या नहीं? मैंने कहा, आ तो गया हूँ, बोलो क्या करना है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इस पहर मुझे क्या करना चाहिए क्योंकि मुझे अली की फितरत का इल्म था। मेरे लाख चीखने चलाने और समझाने के बावजूद भी उससे वही करना था जो वो चाहता था। मेरे पास उसका साथ देने के सिवा और कोई रास्ता भी नहीं था। वो कहने लगा, हमारे साथ चलो, बाकी की रात सड़कों पर गुजारते हैं और फिर सुबह हम कोर्ट मैरिज कर लेंगे। उसके बाद पहले मेरे घर वालों को बताएंगे और फिर गजल के। मैंने उन दोनों को एक बार फिर समझाना चाहा लेकिन दोनों ही ना माने। मजबूरन मुझे उनका साथ देना पड़ा। सुबह सुबह कोर्ट खुलते ही सबसे पहले उन दोनों ने कोर्ट मैरिज की और फिर गजल कहने लगी कि पहले मेरे घर चले, मेरी मामा परेशान होगी। मैंने अफसोस उस लड़की की तरफ देखा जिससे बड़ी जल्दी ये ख्याल आया था कि उसके घर वाले परेशान होंगे। उसकी बेवकूफी पर मेरा दिल चाह रहा था कि उसकी बेवकूफी पर मातम मनाऊं। उसने इतना बड़ा फैसला करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा था आने वाली जिंदगी में उसके साथ क्या कुछ हो सकता है। मैं तो ये सोच सोच कर ही परेशान हो रहा था कि अली की मामा उसका क्या हश्र करेंगी और गजल के घर वाले क्या वो उस रिश्ते के लिए मान जाएंगे। मुझे यकीन था कि ये सब कुछ नामुमकिन था लेकिन वो दोनों मुतमईन नजर आ रहे थे। गजल के कहने पर हम पहले उसके घर गए ताकि उसके बारे में बताते, लेकिन अहमद ने हम दोनों दोस्तों को बहुत मारा।
पीटा और गजल के माँ बाप ने उसे धक्के मारकर घर से निकाल दिया और कह दिया कि अब उनका गजल से कोई वास्ता नहीं है। गजल जो मासूम भोली भाली सी लड़की थी, वो ये समझ रही थी कि उसके रोने धोने से उसके माँ बाप राजी हो जाएंगे। अब पूरी तरह खामोश हो गई थी। जैसे तैसे अली ने उसे संभाला था। अहमद ने भी हम दोनों से ये कहकर दोस्ती खत्म कर दी कि हम दोनों बहुत ही घटिया हैं। जो हमने उसकी इज्जत पर नजर जमाई, मेरी तो कोई गलती भी ना थी, लेकिन अली की वजह से मैंने भी अहमद से मार खाई। और फिर अली जब गजल को लेकर अपने घर पहुंचा तो अली के घर वालों ने भी गजल को कबूल करने से इनकार कर दिया। अली के मामा ने साफ लफ्जों में कह दिया था कि अगर तुम इस लड़की के साथ रहना है तो हमारा घर छोड़ दो। अली अपनी मामा के कदमों में बैठ गया। उसने बहुत रोना धोना डाला तो अली की मामा ने गजल को जगा दे दी, ये कह करके कुछ अरसे के बाद इसे तलाक देकर यहाँ से रफा दफा करना, और अली और गजल के मिलने जुलने पर भी पाबंदी लगा दी। अली ने यह कहकर गजल को तसल्ली दी कि कुछ अरसे में वो अपनी मामा को मना लेगा, लेकिन एक महीना गुजर गया। अली की मामा किसी तौर पर राजी ना हुई, बल्कि उन्होंने तो उन दोनों को मुलाकात करने से भी महरूम कर दिया था। गजल को एक बंद कमरे में रखा गया था, जहां किसी को भी जाने की इजाजत नहीं थी। इस कमरे के बाहर ताला था। अली भी चाहकर गजल से नहीं मिल सकता था। मुलाजिम चाहकर गजल को 2 वक्त का खाना देते और इसी तरह उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। फिर एक दिन जब अली ने बहुत हंगामा खड़ा किया तो अली की मामा ने गजल को अपने बंगले में बुलाया और उन दोनों के सामने अपनी गर्दन पर छुरी रख ली और कहने लगी, अब बताओ तुम्हें अपनी मामा से मोहब्बत है या इस लड़की से। अली बेचारा बुरी तरह से फंसा था। वो अपनी मामा को समझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन उन्होंने छुरी अपनी गर्दन के और करीब कर दी और कहने लगी, अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो अभी और इसी वक्त इस लड़की को तलाक दे दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। ये सुनते ही अली ने मजबूरन गजल को खड़े खड़े तलाक दे दी और अली की मामा ने गजल को उसी वक्त धक्के मारकर घर से निकाल दिया और उनकी मुराद पूरी हो गई। जबकि गजल पर तो क्यामत टूट पड़ी थी। जिस लड़की की मोहब्बत में उसने अपना घर छोड़ा था, उसी लड़के ने उसे तलाक देकर जलील कर दिया था। रोती धोती गजल अली के घर से बाहर निकली तो अली ने गजल को रोकना चाहा, लेकिन दोनों के दरमियान कोई रिश्ता बाकी ना बचा था। मजबूरन अली ने मुझे फोन करके बुलाया और कहा कि गजल को अपने पास रख लो, मैं किसी न किसी तरह अपनी मामा को राजी कर ही लूंगा। ये सुनकर गजल गुस्से में आ गई। कहने लगी, मैं भला तुमसे दोबारा शादी कैसे कर सकती हूँ? तुमने तो मुझे तलाक दे दी है, मैं अब तुम्हारी बीवी नहीं हूँ। बताओ मैं कहाँ जाऊंगी? गजल जो जज्बात के हाथों बेवकूफ बनकर अपना घर छोड़ बैठी थी, उसके पास अब कोई आसरा नहीं था। मेरे माँ बाप परदेश में रहते थे, इसलिए अली ने जबरदस्ती गजल को मेरे घर में पनाह दिलवा दी। मैं दिन रात खूबसूरत गजल को अपनी आंखों के सामने देख रहा था। वो बेबस और बेआसरा थी और मेरा दिल बेकाबू। अली ने अपने माँ बाप को बड़ी मुश्किल से गजल के लिए मना लिया। उस दिन अपनी मामा से कहा था कि अगर गजल उससे ना मिली तो वो मर जाएगा। उसने झूठ मूठ खुदकुशी का नाटक भी किया और उसकी मामा राजी हो गई थी, लेकिन अब तो वो गजल को तलाक दे चुका था। क्या हो सकता था? इसलिए अली ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिया कि मैं उसकी बीवी के साथ निकाह कर लूं और फिर इसी तरह वो दोबारा गजल को अपनी जिंदगी में शामिल कर लेगा। मैं तो पहले ही गजल की मोहब्बत में डूबा हुआ था। एक रात के लिए ही सही वो मुझे मिलने वाली थी। ये सोचकर मैंने फौरन हामी भर ली। गजल के पास भी अब कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो भी राजी हो गई और मेरा और गजल का निकाह हो गया। और फिर शादी की रात उसकी कुर्बत पाकर मैं पूरी तरह ही उसकी मोहब्बत के नशे में डूब गया। वो इतनी हसीन और खूबसूरत थी कि मैं उसके नशे से निकल ही नहीं पा रहा था। सारी रात उसकी बाहों में मैंने अपना आप लुटाया था और सुबह वो नहाकर निकली तो उसकी गीली जुल्फों को देखकर मेरा दिल फिर से बेकाबू हुआ था। एक रात गुजर चुकी थी और अब मुझे वादे के मुताबिक उसे तलाक देनी थी, लेकिन गजल को छोड़ना मेरे बस में नहीं था। मैं फौरन बिस्तर से उठा और आईने के सामने खड़ी गजल को अपनी बाजू में जकड़ लिया। वो घबराकर मुझे देखने लगी। मैंने उसे अपनी बाहों में उठाया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। आप क्या कर रहे हैं फैजान? हमारा मकसद पूरा हो चुका है। वो मुझे पीछे हटाना चाहती थी। शादी का भी भला कोई मकसद होता है? गजल, शादी तो एक रिश्ता होता है। मैं क्या करूं? मैं चाह कर भी तुम्हारी खूबसूरती से नजर नहीं उठा सकता। ये कहते हुए मैंने अपने लब उसकी गर्दन पर रखे थे और उसने अपनी आंखें भींच ली थी। आप क्या कहना चाहते हैं? वो धीरे से बोल पड़ी थी। मेरा दिल नहीं मान रहा गजल कि मैं तुम्हें यूं छोड़ दूं। तुमसे मोहब्बत हो गई है, कम से कम मुझे अपनी मोहब्बत को तो मुकम्मल कर लेने दो। कितने अरसे से मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा हूँ। अब मैं अपनी तड़प पूरी तरह मिटाना चाहता हूँ। तुम्हें पता है मैं तुमसे पहले ही नजर में मोहब्बत कर चुका था। मैंने आस्ती से गजल के सामने अपनी मोहब्बत का इतराफ किया था और वो फटी फटी निगाहों से मुझे देख रही थी। मैंने उसकी गर्दन पर बनी डोरियों को छेड़ा था और आस्ती से उसके कंधे से शर्ट हटाते हुए अपनी मोहब्बत निछावर किया था। उसने गहरी सांस ली थी, गर्दन की हड्डियां नुमाया हुई थी और मेरा दिल मजीद बहक उठा था और उसके बाद तो मैं खुद पर ही काबू ना रख सका
और मनमानियां करने पर उतर आया। मैंने हाथ बढ़ाकर एक बार फिर कमरे की सारी लाइट से बंद कर दी थी। धीमी धीमी गजल की आहें कमरे में गूंज रही थी। कुछ देर की पस व पेश के बाद वो फिर मेरे सामने हार गई थी और मैं उसकी बाहों में अपने आप को पूरी तरह से बहता हुआ महसूस कर रहा था। और वो मेरी बीवी थी। मेरी मोहब्बत में पूरी तरह उसके नशे में डूब चुका था। कई घंटे ऐसे ही गजल पर अपनी मोहब्बत लुटाते मैंने गुजार दिए थे। दोपहर 1 बजे के करीब मेरा मोबाइल फोन बुरी तरह से बजने लगा था। मैंने खुद को गजल के वजूद से अलहदा किया तो उसने खुद मुझे अपनी बाहों में घेर लिया, जैसे वो मुझसे अलग ना होना चाहती हो। उसकी सदा पर मैं हैरान हुआ और दोबारा उसके करीब हो गया। वो भी जवानी की दहलीज पर थी, जज्बात उसके अंदर भी थे, इसलिए उसने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया था। ऐसे ही शाम हो गई और फिर जब मैंने उसे छोड़कर पीछे हटा तो मेरी मोहब्बत मुकम्मल हो चुकी थी। मैंने मुस्कुराकर उसकी जानिब देखा था। उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई थी। मैं उसके बिल्कुल पास बैठकर अपनी मोहब्बत उस पर जताने लगा था। उसे बताने लगा था कि मेरे दिल में उसके लिए कब से जज्बात थे और वो बस हैरत से सुन रही थी। कुछ देर बाद चौकीदार आकर कहने लगा कि अली साहब बहुत देर से आपके लिए आए हुए हैं और वो बाहर ही खड़े हैं, अंदर नहीं आए और आपको बुला रहे हैं। उसकी बात सुनकर मैं बाहर गया तो अली मेरा मुंतजिर खड़ा था। गुस्से में कहने लगा, गजल कब से तुझे फोन कर रहा हूँ, गजल को तलाक दे और मेरे हवाले कर दे। इद्दत के बाद मैं इससे शादी कर लूंगा। मैंने बिना कुछ कहे अली का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले आया। चादर नीचे पड़ी हुई थी। गजल अपने बिखरे होलिये में बैठी हुई थी। हम दोनों को देखते ही वो खड़ी हो गई थी। बताओ गजल, क्या तुम मुझसे तलाक चाहती हो? अली के सामने ही मैंने गजल से सवाल किया। वो एकदम घबरा कर मुझे और अली को देखने लगी थी। वो मासूम सी वो लड़की खुद मेरे करीब जिस तरह से आई थी, मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे अलग नहीं होना चाहेगी। और फिर गजल ने नफी में सर हिला दिया था। कहने लगी, अली मैं दोबारा आपसे शादी नहीं करना चाहती। मैं फैजान के साथ अपनी जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। आप पहले एक बार अपनी मामा के कहने पर मुझे तलाक दे चुकी हैं। मैं दोबारा आप पर भरोसा नहीं कर सकती। ये सुनकर अली बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गया था। उसने मुझे जोर का धक्का दिया और कहने लगा, ये सब तूने क्या किया? तूने से कोई पट्टी पढ़ाई है? मैंने इंकार में सर हिलाया और कहा कि नहीं, इसने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। हम दोनों एक साथ मुकम्मल हैं और हमारे बीच किसी तीसरे की गुंजाइश नहीं। अली मुझे गालियां देते हुए घर से निकल गया था और मैंने आगे बढ़कर गजल को अपनी बाहों में समेट लिया था। वो फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने उसे यकीन दिलाया था कि मैं जिंदगी के हर सफर में उसके साथ रहूंगा। मैंने अपनी वालिदैन को फोन करके अपनी शादी की खबर सुना दी थी। मेरे वालिदैन मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे, इसलिए उन्होंने गजल के वजूद को कबूल कर लिया था। मैंने अहमद को भी फोन करके शुरू से आखिर तक सारी बात बता दी थी। उसने मुझे माफ कर दिया था क्योंकि मेरी तो कोई गलती नहीं थी। और फिर कुछ अरसे के बाद गजल के घर वालों ने भी हमें कबूल कर लिया था। आज मैं और गजल एक खूबसूरत शादीशुदा जिंदगी गुजारे हैं। अली हलाला का वो खेल खेलना चाहता था, वो खेल उसी पर उल्टा पड़ गया था। मेरी सच्ची मोहब्बत रंग ले आई थी। गजल ने मेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया था और मैं और गजल हमेशा एक दूसरे के साथ ही रहेंगे अपनी आखिरी सांस तक। यही मेरी दुआ है।